बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान नाज़रीन, और हम उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की सुबह का आगाज भी आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। सबसे पहले तो आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पुराने चेहरों के साथ नई सियासी जमात मैदान में आने को तैयार है। क्या सियासत एक बार फिर तारीख को दोहरा रही है या फिर आने वाले दिनों में मामला कुछ और होने जा रहा है? इमरान खान की मुज़ाकरात की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर इनकार कर दिया है। पहले हुकूमत की जानिब से ऑफर दी गई मुज़ाकरात की तो इमरान खान ने इनकार किया। अब इमरान खान कह रहे मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते हैं तो हुकूमत इनकारी है। तीसरी तरफ है IMF, जिसने डू मोर का मुतालबा कर दिया है और मुआशी पाबंदियों के बाद सियासी इस्तेहकाम की शर्त रखती है। अब इस शर्त को हमारी पॉलिटिकल पार्टीज कब और कैसे मानेंगी, ये बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा जी अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। क्या पार्लियामेंट ने अपनी हदूद से तजावुज किया? कानूनी माहिरीन की इस पर हम आज तफसील से राय लेंगे। इसके अलावा आज हम बात करेंगे तंबाकू के हवाले से। तंबाकू छोड़ें, जिंदगी जिए। आज दुनिया भर में नो टोबैको डे मनाया जा रहा है। और सबसे पहले जनाब बात करते हैं 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद पाकिस्तान से राह जुदा करने वाले रहनुमाओं की, क्योंकि साबिक अरकान असम्बली को अपने नई जमात में शामिल करने के लिए जहांगीर तरीन ने कोशिशें तेज़ कर दी हैं। इस्लामाबाद में सियासी हलचल भी जारी है। जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर अहम इजलास आज होगा। नई पार्टी का नाम क्या होगा ये तय किया जाएगा, और सबसे अहम बात कि इस जमात में शामिल कौन कौन होगा। जहांगीर तरीन लंदन से वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक होंगे, जबकि इजलास में तहरीक अदम एतमाद की सूरत में हिकमत अमली का जायजा भी लिया जाएगा। बिल्कुल, जहांगीर तरीन साहब किन सियासी अरकान से मुलाकातें करें, इस हवाले से देखते हैं एक तफसीली रिपोर्ट। मुल्की सियासत में जहांगीर तरीन अहम तरीन नई जमात के लिए कोशिशें तेज कर दी। सीनियर सियासतदान अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में मुशावरत। अलीम खान ने जहांगीर तरीन और उनके साथियों के एजाज में जोहराना दिया। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाली मौजूदा और साबिका शख्सियात शरीक हुई। शुरका ने तजवीज दी कि प्रेशर ग्रुप बनाने के बजाय नई सियासी पार्टी बनानी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर ओन चौधरी ने भी नई जमात बनाने पर इसरार किया। जहांगीर तरीन आइंदा 72 घंटे में तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले रहनुमाओं के हमरा अहम न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे। जल्द नई पार्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए दरखास्त भी जमा कराई जाएगी। सानिहा 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ में तोड़ फोड़ और सियासी मंजरनामे पर नई जमातों की एंट्री सियासी पंडितों ने आने वाले दिन अहम करार दिए हैं। एक तरफ है जी नई जमात बनाने की बातें हो रही हैं और उस हवाले से बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जहांगीर तरीन साहब की पार्टी का नाम क्या होगा, कौन लोग उनको ज्वाइन करने वाले हैं। दूसरी तरफ खान साहब का क्या रद्द-ए-अमल है, आपको भी दिखाते हैं। मजबूत गवर्नमेंट वो होती है जिसके पीछे आवाम खड़ी होती है, जो आवाम जिसके ऊपर इत्तेमाद करती है। ये लोगों को इकट्ठा करके और एस्टेब्लिशमेंट पीछे खड़ी हो जाए और किसी का ख्याल है कि जो आज पाकिस्तान को मसले मसाइल आ गए हम इसमें से निकल जाएंगे, कोई इस खुश फहमी में ना रहे। हमने कभी किसी से जुल्म नहीं किया, हमने कभी औरतों को नहीं उठाया, हमने कभी घरों के अंदर नहीं घुस के दरवाजे तोड़ के और सारी घर तबाह किया। हमने कभी लोगों को, कारकुनों को इस तरह के जेलों में नहीं डाला, किसी पर तशद्दुद नहीं किया। कोई इस वक्त लोगों की उम्मीद खत्म हो गई है पाकिस्तान से, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। किंग्स पार्टी तैयार कर रहे हैं कि ये जो तहरीक इंसाफ के जो भी लोग निकलेंगे उनको उस पार्टी में डाल देंगे और फिर ये सीटें बढ़ जाएंगी नून लीग पीपल्स पार्टी, क्योंकि नून लीग का तो उनको पता है कि घोड़ा बैठने वाला है, वो जलसे करते हैं, वो लोग ही नहीं आते। और जनाब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म ने बातचीत का ऑप्शन बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा कि मुज़ाकरात सियासी अमल का कलीदी जुज़्व हैं जो जमहूरियत के इर्तिका में अहम किरदार अदा करते हैं। तारीख में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जब सियासी कायदीन मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे और कौमी अमूर पर इत्तफ़ाक़ राय कायम हुआ। तो वज़ीर आज़म ने सानिहा 9 मई की जानिब इशारा करते हुए कहा कि यहाँ एक बुनियादी फ़र्क है कि इंतशार और जलाओ घेराव करने वाले जो खुद को नाम निहाद सियासतदान कहलवाते हैं मुज़ाकरात के अहल नहीं हो सकते। ऐसे अनासिर का और इनके अस्करियत पसंदाना इक़दामात का एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये कोई मायूब बात नहीं, दुनिया की तरक्की याफ्ता जमहूरियतों में ऐसे लोगों का मुहासबा किया जाता है।
तो इस सारे मामले पर बात करते हैं। सीनियर तज्जियाकार सलमान आबिद साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का सर। गुड मॉर्निंग। ये सबसे पहले तो मुज़ाकरात के हवाले से बात कर लेते हैं। आप देखिए कि मौजूदा हुकूमत जब इमरान खान से मुज़ाकरात करना चाहती थी तो इमरान खान साहब नहीं मानते थे। वो ये कहते थे कि मैं चोर और डकैतों से कोई मुज़ाकरात नहीं करूँगा, हाथ भी नहीं मिलाऊंगा। और आज मामला कुछ ऐसा है कि इमरान खान साहब इन्हीं लोगों से जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं इनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो मौजूदा हुकूमत ये कह रही है कि हम ये इन दहशतगर्दों से बात नहीं करेंगे। सर क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, 9 मई के वाक़यात के बाद पीटीआई जो है वो एक डिफेंसिव पोजीशन पर आ गई है और उसको दिफाई पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया गया है, जहां उस पर बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है और उसकी पार्टी के अंदर भी एक इंतशार पैदा हो गया है। लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और इमरान खान को भी सख्त मुश्किलात का सामना है। ऐसे में हुकूमत क्यों चाहेगी कि वो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करके कोई सेफ एग्जिस्ट दे पीटीआई को? इसलिए हुकूमत का इनकार करना फितरी बात है और उनको शायद ऐसा ही करना चाहिए था जो हमारे यहाँ ताकत की सियासत है। इसलिए मुज़ाकरात की कहानी जो है फिलहाल हमें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि अब बेहतर मौका है कि इमरान खान के ऊपर और ज्यादा प्रेशर डालकर उसको पॉलिटिकली आइसोलेट किया जाए। एक बात। दूसरी बात है कि अब मुज़ाकरात किन नुकात के ऊपर होंगे, क्योंकि अब तो देखिए ना, अगर आपने इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना है तो आपको अक्टूबर में इंतखाबात करवाने हैं। अब जुलाई में जाकर जुलाई में जाकर आपको जो है निगरान सेटअप लेके आने हैं और उसके बाद इंतखाबात का रास्ता निकालना है। लेकिन मुझे लगता है कि इतना ज्यादा डेफिसिट हो गया 9 मई के वाक़ये के बाद इमरान खान के अंदर और हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, इसलिए मुझे मुज़ाकरात की कहानी अब आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रही। ठीक है सलमान आबिद साहब, जहांगीर तरीन साहब की पार्टी का जिक्र करेंगे और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बहुत सारे लोग खान साहब की जिन्होंने पार्टी छोड़ी वो अब जहांगीर तरीन साहब के साथ शामिल होने जा रहे हैं और माजी में भी इस तरह होता आया है कि लोग एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि लोग पुराने चेहरों पर एतमाद कर पाएंगे अगर वो किसी नई पार्टी में आ जाते हैं तो? देखिए हिना, आपने भी कहा, जमील ने भी कहा, ये कोई खेल नया नहीं है पाकिस्तान की। क्या हर दौर में जब सियासी जमातों पर मुश्किलात आती हैं तो हम सियासी जमातों के मुकाबले में एक नई सियासी जमात जिसको किंग पार्टी कहा जाता है या उनको एस्टैब्लिशमेंट की हमायत हासिल होती है तो इस तरह की जमातें सामने आना शुरू करती हैं। अब आप मुझे बताइए ना, जहांगीर तरीन साहब के पास क्या ऐसी लीडरशिप है तो वो एक बड़ी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर सकते हैं, या मुस्लिम लीग आपके मुर्दा जिस्म में जो जान डालने की कोशिश की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में आई हुई है, उनके लोगों को तोड़कर एक ऐसी पार्टी बनाई जाए जिसकी क़यादत जहांगीर तरीन करें। लेकिन सवाल ये है कि जहांगीर तरीन तो बेचारे अपनी सीट खुद भी जीत सके वहां से लोधरा से, वो पूरे पाकिस्तान को क्या जिताएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सियासी जमातों की तशकील कोई बुरी बात नहीं है, सियासी जमातें बननी चाहिए। लेकिन अगर सियासी जमातें किसी पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत बने तो समझ आती है, लेकिन अगर वो किसी साजिशी चोरी के तहत पार्टियां बननी शुरू हो जाए ना जी, तो उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। आपको पता है इसी तरह से मुस्लिम लीग काफ भी बनी थी, इसी तरह से एक जमाने में जनरल मुशर्रफ के दौर में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में पीपल्स पार्टी पेट्रियार्ट बनाने की कोशिश की गई थी। मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में कई मुस्लिम लीगें बनाने की कोशिश की गई। ये तजर्बा पहले भी नाकाम हुआ है और अब भी नाकाम होगा। अलबत्ता ये एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, खासतौर पर साउथ पंजाब के अंदर थोड़ा सा अपना इन्फ्लुएंस ले सकते हैं, वो भी उस सूरत में अगर ये पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़े। वगरना आप ये देखिएगा जहांगीर तरीन की पार्टी बन रही है, इस पे तो सबसे ज्यादा रिजर्वेशन अगर किसी जमात की होगी ना, वो मुस्लिम लीग नून की होनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि हमारी पंजाब में ताकत है और यहाँ पर क्यों ऐसे नए ग्रुप बनाए जा रहे हैं जो आकर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े और हमारे वोट बैंक को भी खराब करें। इसी तरह से पीटीआई के जो लोग छोड़कर गए हैं, अगर से अभी तक तो किसी बड़े नाम ने या किसी बड़े लीडर ने पीटीआई को छोड़कर बराह रास्त किसी सियासी जमात को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि उनका ख्याल ये कि हमने सियासत ही छोड़ दी है। अब देखेंगे कि जिस तरीके से जहांगीर तरीन, अब असल में जो सवाल है कि क्या एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है जहांगीर तरीन को, क्या एस्टैब्लिशमेंट इस खेल के पीछे है, अभी ये सवाल तो भी तय होना है। अच्छा सलमान आबिद साहब, सही। अच्छा सलमान आबिद साहब, आप 2017-18 को अगर रिकॉल करें तो इसी तरह लोगों को पीटीआई में शामिल करने के लिए जहांगीर तरीन का जहाज इस्तेमाल हुआ।
और बड़ी हाइप क्रिएट करके मीडिया में खबरें चलती थी कि अब नून लीग से टूटकर बंदा पीटीआई में जा गिरा, अब पीपल्स पार्टी से टूटकर पीटीआई का हिस्सा बन गया, और बहुत एक हाइप थी कि जनाब पीटीआई में सब लोग जा रहे हैं। अब उसी तरह आज हम देख रहे हैं कि 4 सालों बाद पीटीआई से उसी तरह लोग जो है वो वापस टूटना शुरू हो गए हैं। अब मौजूदा हालात में आपके तज्जिए के तनाजुर में मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर जहांगीर तरीन साहब अपनी पार्टी नहीं लाते तो ये जो टूटे हुए लोग हैं इनकी लैंडिंग कहां होगी? फिर इनकी तो सियासत खत्म हो जाएगी। और पाकिस्तान में तो इलेक्टेबल्स की सियासत है। आप जितने भी इलेक्शंस उठा के देख लें, एंड में इलेक्टेबल्स ही होते हैं जो ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि हुकूमत किसकी बनेगी। इनमें से कुछ लोगों की ख्वाहिश होगी कि वो मुस्लिम लीग नून का टिकट हासिल करने में कामयाब हो जाए। कुछ लोग जो है वो पीपल्स पार्टी में जा सकते हैं। कुछ लोगों की वापसी तहरीक इंसाफ में आगे जाके दोबारा हो सकती है, ये बात याद रखिएगा। और इसी तरीके से कुछ लोग जो है वो इलेक्टेबल जिनकी आपने बात की है वो जहांगीर तरीन के साथ खड़े हो सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम पंजाब की जो इंतखाबी सियासत होगी ना उसमें एक खिचड़ी पकाने जाते हैं। यानी कोई जमात वाज़े तौर पर सामने ना आ सके और सब जो है वो टुकड़े टुकड़ों के अंदर अपना रोल प्ले करके अपना हिस्सा निकाल के लेके आए, तो इससे कोई सियासी और जमहूरी अमल मजबूत तो नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये देखने की है कि इमरान खान जो कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अब सवाल ये है कि उनकी पार्टी के लोग तो उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं। अब ये भी देखना होगा कि जब इलेक्शंस होंगे तो उनका वोटर भी उनको छोड़ेगा या नहीं। ये बड़ा दिलचस्प सिनेरियो होगा, क्योंकि अमूमी तौर पर इमरान खान जो इस वक्त बात, अभी मैं जब 2-3 दिन पहले इमरान खान से अफसर में मिला था तो उसमें उनका जो बुनियादी नुक्ता था वो ये था कि जनाब वोटर मेरे साथ खड़ा। तो अब ये जब भी इलेक्शन हो तो देखा जाएगा कि क्या इलेक्टेबल्स जीतेंगे या वोटर जीतेगा। ये मामला है बुनियादी तौर पे जब होगा इलेक्शन तो इलेक्टेबल्स के दरमियान और वोटर्स जो है वो तो खासतौर पे नौजवान वो क्या रोल प्ले करते हैं, वहां असल मैच सजेगा। सर वोटर बेशक खान साहब के साथ खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर देखी जाए जितने भी इंतखाबात हैं, आपको लगता है कि वोटर जो वोट डालता है वो सही गिना जाता है? देखिए फिर मैं ये कह रहा हूँ ना, इसका मतलब तो फिर आप ये कहना चाहते हैं जमील साहब के इलेक्शन फेयर नहीं हो। तो अगर इलेक्शन फेयर नहीं होना तो फिर क्या बात करें हम? फिर तो सारी बात ही बेमानी हो जाएगी ना। फिर तो इसका मतलब है जिसको इलेक्शन जिताना है उसको आप जिता दें, इसमें क्या फर्क पड़ता है। और अगर आपने इमरान खान को हराना है तो वो भी हरा दे। तो सर मेरे ये सवाल पूछने का मकसद ये है सलमान साहब, मैं बेसिकली डिबेट को इस तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ कि जिस तरह पहले हम सियासी पार्टियों की बात कर रहे हैं, अब देखिए जितने ज्यादा ग्रुप्स होंगे उतना ही वोट बैंक टूटेगा बेसिकली किसी भी एक मेन पार्टी का। बेसिकली छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने का मकसद भी यही होता है कि वोट टूटे। अगर एक इलाके में 20,000 वोटर है तो वहां पर अगर 20 पार्टियां बन जाएंगी, पहले अगर 2 या 3 हैं तो ज्यादा पार्टीज बन जाएंगी, तो ऑफ कोर्स जो 10-10 वोट या 500-500 हज़ार वोट भी कहीं जाएगा किसी भी बुनियाद पर, तो समझे वो वोट बैंक कम हुआ। 2018 की अगर आप एग्जांपल ले लें, तब भी मखलूत हुकूमत थी और इमरान खान साहब अपनी हुकूमत करने के बाद ये कहते हुए नजर आए कि मेरे तो हाथ पांव बंधे हुए थे, मैं तो आजाद फैसले नहीं कर सकता था। अगर यही अगले इलेक्शंस में होना है तो फिर ऐसी लूली लंगड़ी और हाथ बांधी हुई जमहूरियत का क्या फायदा? देखिए जमील साहब, बात यह है पंजाब में सिर्फ 2 सियासी ताकतें, एक मुस्लिम लीग नून और एक पीटीआई। अगर आपने इनके दरमियान इनके मुकाबले में छोटे छोटे ग्रुप बनाने हैं और इनके वोट बैंक को तकसीम करना है तो फिर जो बात आप ये कह रहे हैं ना ये बिल्कुल दुरुस्त होगी कि अगले इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान में कोई मजबूत हुकूमत नहीं बन सकेगी। यहाँ पर एक कोलिशन गवर्नमेंट मखलूत हुकूमतें बनेंगी जो बड़ी कमजोर होंगी, चंद वोटों की बुनियाद पर खड़ी होंगी। तो ऐसी हुकूमतें जो कमजोर हुकूमतें होती हैं, चाहे वो माजी में नहीं हो चाहे वो आने वाले दौर में हो, इसका मतलब है हम अपने सियासी मसाइल और माशी मसाइल हल नहीं कर सकेंगे, बल्कि जो कमजोर हुकूमतें हैं वो सिवाय ब्लैकमेल होने के अलावा कुछ नहीं करती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो भी मंजरनामा सजाया जा रहा है इसका मतलब शायद लगता ये है कि हम एक कोलिशन सेटअप बना के बड़ी पार्टियों के जो वोट बैंक हैं उनको डिस्टर्ब करके छोटी पार्टियां को बीच में लेके आए ताकि वो एक फैसला कुल किरदार अदा करें हुकूमत साजी करें। जी अच्छा, सलमान आबिद साहब, आसिफ जरदारी साहब की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव हुए हुए हैं, लाहौर आए हुए हैं और रात 8 बजे उनकी एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कहा यह जा रहा है कि जो पंछी उड़ रहे हैं उनको पकड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आपका तज्जिया क्या कहता है? जाल पीपल्स पार्टी बिछा रही है। सलमान आबिद साहब बेहतर बता सकते हैं। पहली बात तो यह है ना, आसिफ अली जरदारी कोई 6ठी-7वीं दफा पंजाब फतह करने आ रहे हैं और हर दफा फतह करने के बाद ऐलान करने के बाद उसमें से निकलता नहीं।
पहली बात जी। अच्छा, अब इस वक्त उनको लग ये रहा है कि जो साउथ पंजाब है ना, जो जनूबी पंजाब, वहां से कुछ बड़े नाम पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अच्छा, हो सकते हैं, तो कोई शक नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी वोट कहाँ से लेके आएगी ये भी तो बता दीजिए। ये डब्बे जो है पीपल्स पार्टी के नाम पर, पीपल्स पार्टी को अभी पंजाब में काउंसलर का इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं है। आप उनको नेशनल असेंबली के इलेक्शन जिता रहे, सवाए इलेक्टेबल्स के अलावा। अगर कोई बड़े मजबूत किस्म के नाम आ जाए, जैसे मखदूम अहमद महमूद साहब है, यूसुफ रजा गिलानी साहब है, इनकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जनरली पंजाब का जो सिनेरियो है उसमें पीपल्स पार्टी का वोट नहीं है, वोट है नून लीग का, वोट है पीटीआई का। अभी ये दो जमातें हैं। अब अगर इनके अंदर तोड़ फोड़ करके आसिफ अली जरदारी कोई जादू की जप्पी डालना चाहते हैं, कोई जादू का अपना पटारी में से सांप निकालना चाहते हैं, फिर इनको कौन खत्म करे खेल के अंदर। ये आने वाले दिनों में बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा कि हमारे यहाँ जो सियासत हो रही है उसमें कौन कहाँ खड़ा है, किसकी हमायत के साथ आ रहा है, किसकी मुखालफत हो रही है, किसको लाया जा रहा है, किसको निकाला जा रहा है। ये सारी चीजें अगले 3-4 महीने की सियासत में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जो इस वक्त पर्दा स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, वो ऐसा नहीं है। पर्दा स्क्रीन के पीछे भी एक खेल खेला जा रहा है और उसके ताने बाने बनाए जा रहे हैं। इसीलिए आसिफ अली जरदारी भी कभी एक्टिव हो जाते हैं, कभी मुस्लिम लीग काफ एक्टिव हो जाती है, कभी जहांगीर तरीन एक्टिव हो जाते हैं, कभी मुस्लिम लीग नून के अंदर परेशानी आ जाती है, कहीं पीटीआई परेशान खड़ी है, एस्टैब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात है। तो ये सारा खेल बताया जा रहा है कि अगले इंतखाबात की नई सफबंदी जो है वो पाकिस्तान के अंदर या पंजाब की सियासत में सजाई जा रही है। लेकिन ये जो नई सफबंदी है, सलमान आबिद साहब, आपका तज्जिया क्या कहता है कि उसका आउटकम क्या होगा? आपने खुद अभी जिस तरह मिसाल दिया कि कभी काफ लीग एक्टिव हो जाती है, कभी पीपल्स पार्टी, कभी पीटीआई के लिए मुश्किल वक्त आ जाता है। अब इस टाइम जो पीडीएम की हुकूमत है, अब पीपल्स पार्टी, नून लीग इस वक्त मिलकर हुकूमत कर रही है। लेट से 3-4 महीनों बाद इंतखाबात अनाउंस हो जाते हैं और टेबल टॉक के जरिए किसी एक पॉइंट पर ये एग्री हो भी जाते हैं, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या बयानियां लेकर मार्केट में जाके वोट मांगेगी? क्या पहले तो ये एक दूसरे के खिलाफ बातें करते थे, सड़कों पे घसीटने की, पेट फाड़ने की, तो इस बार किस तरह वोटर इनको वोट देगा? ये क्या करेंगे सर? देखिए, अभी तक तो उनके पास एक ही बयानिया है जो थोड़ा सा कामयाब हुआ है, वो 9 मई के वाकयात है जी। अब इन 9 मई के वाकयात को बुनियाद बना के तो शायद बहुत बड़ा बयानिया आगे ना जा सके, कुछ लोगों की हमदर्दियां मिल सकती हैं, लेकिन असल मसला जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून को है खासतौर पे, वो है उनकी हुकूमती परफॉर्मेंस। IMF ने, कल आपने अपने इंट्रो में कहा जमील, कि उन IMF ने बड़े वाजे तौर पे कह दिया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करें। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल नहीं हो रहा, और इसका मतलब यह है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करते हुए इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करें। मैं आप ही के प्रोग्राम में कई बार कह चुका हूं कि IMF किसी भी तौर पर कोई गैर यकीनी सूरत हाल में पाकिस्तान से ना कोई माहिदा करेगा और ना वो एक ऐसी हुकूमत से माहिदा करेगा जिसकी मुद्दत अब 4-5 महीने रह गई है। इसलिए ये सब चीजें जाहिर करती हैं कि IMF के भी बड़े सीरियस कंसर्न हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे। अभी पिछले दिनों आपको पता ही ना, पिछले दिनों चाइनीज वजीर खारजा आए थे, तो उन्होंने पाकिस्तान में बैठ के कहा था कि भाई अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करो, अपने इंटरनल हालात को दुरुस्त करो। तो दुनिया तो हमें ये कह रही है कि आप अपने घर के हालात दुरुस्त करें, उसके बाद आपकी मईशत दुरुस्त होगी। अच्छा, हम उल्टा पहिया चला रहे हैं, हम कह रहे हैं हम घर के हालात दुरुस्त नहीं करेंगे, हम मईशत को दुरुस्त करेंगे। तो ऐसे मईशत दुरुस्त नहीं होती। यही वजह है कि पाकिस्तान इस वक्त न सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि माशी तौर पर भी एक डेडलॉक का शिकार हमें नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है सलमान आबिद साहब के आने वाले कुछ महीनों में क्या इस डेडलॉक से हम निकल पाएंगे? क्योंकि सब जानते हैं कि सियासी इस्तेहकाम जब तक नहीं आएगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। सकता। अगर ऐसा ही सियासी इस्तेहकाम आना है कि IMF बाद में भी ये डरता रहे कि ये हुकूमत तो जब चाहे एक घंटों की मार है और जब 2 पार्टियां इधर हो गई या 3 इधर हो गई तो ये हुकूमत तो गिर जाएगी, तो वो फिर तब किन मुआहिदों के तहत वो हमारे साथ चलेंगे? वो किस तरह हमारे पर वो ट्रस्ट किस तरह करेंगे? देखिए जमील साहब, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा आने वाले इंतखाबात की शफाफियत के साथ। अगर इंतखाबात शफाफ होंगे, लोगों को नजर आएगा कि इंतखाबात शफाफ हुए हैं, तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन अगर इंतखाबात हो भी जाए और जैसे आपने कहा कि वो शफाफ नहीं होंगे, तो फिर उसका मतलब है कि पाकिस्तान ने आगे जाके भी दाखिली इंतशार में रहना है। एक बात। दूसरी बात है कि अगर यहाँ पर इंतखाबात के नतीजे में मजबूत हुकूमतें नहीं बनती और वही कमजोर किस्म की हुकूमतें बन जाती हैं, तो उससे भी आपका सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। और ये जो इस वक्त डिबेट चल रही है ना, इमरान खान को नाहिल कर दें, तो वो कहा जा रहा है उन पे फौजी अदालतों में मुकदमा चला लें,
उनके ऊपर ताहयात पाबंदी लगा दें, उनकी जमात को बैन कर दें, अगर ये हो भी जाए तो उससे भी पाकिस्तान का सियासी इंतशार कम नहीं होगा, बढ़ेगा। तो अब ये देखना है कि हमारे यहाँ जो बड़े लोग हैं और बड़ी हमारी जो हुकूमत है वो ऐसे क्या फैसले करती है जिससे फ्यूचर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ बदला लेने की सियासत करेंगे ना, एक दूसरे को नीचे गिराना चाहेंगे, एक दूसरे की टांगे गिराएंगे और अपनी अपनी जिद के ऊपर अड़े रहेंगे, एक बदला लेंगे, किसी को इंतकाम लेंगे, तो फिर इससे आप मर्जी इलेक्शन करवा लें, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाली बात जो है ना वो नहीं होगी। और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो मेरा नुक्ता नजर ये है कि उससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का ख्वाब भी पूरा नहीं हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और आपने कहा कि मैंने ये कहा कि इंतखाबात साफ शफाफ नहीं होते। सर, सब जानते हैं कि साफ शफाफ नहीं होते। आरटीएस का बैठ जाना या फिर रिटर्निंग अफसरान का गायब हो जाना, अगवा हो जाना, बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्सेस हम मीडिया में आता है कि कहीं टूटे पड़े होते हैं, कहीं कहीं मिल रहे होते हैं। तो मेरा नहीं, सबका यही कहना है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब तक इस मुल्क में नहीं होंगे, ये लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी। और आपने जिस तरह कहा कि ये रिवेंज की सियासत जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हालात कभी भी कंट्रोल में नहीं आएंगे और इसका फायदा कोई और उठाता रहेगा। और नुकसान तो चले हमारा होता रहेगा, लेकिन किसी का फायदा भी और उठाता रहेगा। अब एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। बजट से पहले आईएमएफ प्रोग्राम बहाली की कोशिशें जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। वजीर आजम का आईएमएफ के जो है एमडी से भी उनका राब्ता हो चुका है और आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली के लिए अनोखी शराइत उन्होंने आयद कर दी हैं। डॉलर अगर चाहिए तो मौशी फैसलों के साथ सियासत भी हमारी मर्जी से करें और दरामदात पर जितनी भी आए तमाम पाबंदियां हैं वो खत्म, रुपए को असल कदर पर लाने का मुतालबा भी कर दिया गया है। सियासी बहरान को आईनी और कानूनी तौर पर हल किया जाए। ज़र मुबादला के जितने भी ज़खायर हैं उनको बढ़ाने के लिए कर्ज लिया जाए और आइंदा माली साल का बजट जो है वो आईएमएफ की मुशावरत से तय किया जाए। और मजीद क्या शराइत आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने रखी हैं, मजीद क्या का मुतालबा किया है, आइए तफसील से जानते हैं। बड़ी बदकिस्मती है हमारी पूरी हिस्ट्री में, जब भी कोई पाकिस्तान टेक ऑफ करता है तो कोई ना कोई अजीब सानिया हो जाता है। हमारे जो कह ले के हाथ बंधे हुए हैं वो एक 2019 का एक मुआहदा भी है और वो मुआहदा आईएमएफ के पिछली हुकूमत ने किया था। जब नई हुकूमत आई तो उसको 47th इकोनॉमी दुनिया की मिली और आपकी $100 बिलियन की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी स्टॉक मार्केट की, इट हैज़ कम डाउन टू लेस देन $25 बिलियन। दिस इज़ अ बिग नुकसान टू पाकिस्तान। तो हमें उस ब्लेम गेम में, उस डिबेट में नहीं पड़ना, हमें मुल्क को आगे लेके जाना। लेकिन अब पहिया जो है वो ऑब्वियसली बहुत स्लो है इस वक्त इकोनॉमी का, हम सबको पता है। इस सारे मामले पर बात करते हैं माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो मैं यही सवाल आपसे करना चाहूँगा कि इसहाक डार साहब आ रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, डॉलर की कदर नीचे आ जाएगी, पाकिस्तानी रुपए की कदर बढ़ जाएगी, वो अच्छे फैसले करेंगे। अच्छा, जब वो आए शुरू के दिनों में उन्होंने कहा कि हम तो दिवालिया होने के करीब हैं, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है वो अच्छे फैसले कर रहे हैं, आईएमएफ से हमें पैसे मिल जाएंगे। आज बिलाखिर वही बातें होना शुरू हो गई हैं जो कि तज्जिया किया जाता था इकोनॉमिस्ट की जानिब से कि आईएमएफ पाकिस्तान को डू मोर का कह रहा है, तो वो डू मोर का मुतालबा खुलकर सामने आ गया है। सर, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, आईएमएफ ने जो शराइत अब दोबारा से रखी हैं वो नई नहीं है, उसमें काफी ज्यादा ऐसी शराइत हैं जो पहले से बताई गई हैं, जिसमें एक जो शर्त जो है वो ये है कि आप जून तक जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन कोई $5.2 बिलियन की है और आपके रिजर्व जो हैं वो $5 अरब से नीचे हैं, $4.1 बिलियन है टू बी स्पेसिफिक। तो उन्होंने ये कहा कि जी आप आधे आपके कर्जे हैं इसके अंदर और आधे आपको जो है वो इंपोर्ट के लिए डॉलर्स चाहिए। तो अब बात ये है कि उसमें से आधे हमारे अगर कर्जे निकाल देते हैं तो आपके पास तकरीबन तो $2.4 बिलियन रह जाते हैं और $2.4 बिलियन आपको इकोनॉमी चलाने के लिए 2 महीने के लिए तो चाहिए। तो जून तक कंफर्टेबल हैं, ये कह लें कि जी हम बिल्कुल एच पे हैं जून तक। उसके बाद आपको जो पूरा साल होगा जुलाई से लेकर अगले जून तक, उसमें आपको $25 बिलियन फिर चाहिए होंगे और $8 बिलियन फिर आपको अगेंस्ट उसके ऐड कर लें, आप इकोनॉमी चलाने के लिए, इम्पोर्ट करने के लिए, सब चीजें करने के लिए। तो बात यह है कि हम शॉर्ट टर्म में तो हम अपने आप को इसी तरह चला रहे हैं, बट इवेंचुअली आपने इकोनॉमी को खोलना भी तो है, अपनी इम्पोर्ट को खोलना है। और आईएमएफ ये भी कहता है कि आप अपनी इम्पोर्ट्स को खोलें
ताकि जो रुपी है वो इम्पोर्ट के खुलने के साथ जो है रुपी नीचे जाए, अपनी कदर उस हिसाब से मार्केट फोर्सेस पे अचीव करे, ना कि आप उसको जबरदस्ती रोक के रखें। आप आज देखें प्रॉब्लम क्या हुआ है, ये जो आप डिस्टॉर्टेड पॉलिसी लेके चलते हैं ना, जिसमें आप जबरदस्ती करेंसी को रोकते हैं या जबरदस्ती इम्पोर्ट को रोकते हैं, उसका नतीजा ये हुआ है कि आज रुपी जो है ओपन मार्केट में दोबारा से 300 तकरीबन 14 रुपए का हो गया है, और बैंकिंग इंटर बैंक में आपको अभी 285 का है। तो इसका डाउन साइड ये होता है कि बाहर जो पाकिस्तानी बैठा है जिसको अपने फैमिली को पैसे भेजने हैं, वो ये सोचता है कि मैं हवाला हुंडी से क्यों ना भेजूं, जिसकी वजह से मुझे 25 रुपए ऊपर मिलेंगे $1 पे, बनिस्बत इसके कि मैं बैंक से भेजूं। तो देखिए काली इकोनॉमी जिसे कहते हैं ना, ब्लैक इकोनॉमी, जो ग्रे इकोनॉमी है, जो टैक्स इकोनॉमी नहीं है, वो बढ़ जाती है आपकी, जिसकी वजह से स्मगलिंग बढ़ जाती है। अच्छा खुर्रम शहजाद साहब, आपने ब्लैक मार्केट और ग्रे इकोनॉमी का जिक्र किया, तो जब से मौजूदा हुकूमत बनी है ऐसे ही मामला चल रहा है। पहले हमें खबरें आई कि अफगानिस्तान डॉलर स्मगल हो रहा है, फिर हमें खबरें ये आई कि हुकूमत को इंपोर्ट्स खोलनी चाहिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, फिर IMF ने ये कह दिया कि आप अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली उससे ये होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती। तो ये जो होम्योपैथिक एक इलाज चल रहा है, ये कब तक चलता रहेगा? देखिए ये हम होम्योपैथिक इलाज तक, मैं किसी इलाज के बारे में तो गलत नहीं कहना चाहूंगा। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें जो डिसीजन लेने चाहिए थे वो नहीं लिए। पिछली गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे डिसीजन दिए जो कि अगली गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हुए, और अगली गवर्नमेंट ने उसको रिवर्स भी नहीं किया। प्रॉब्लम ये है, और फिर उसको कंटिन्यू किया, क्योंकि पॉलिटिकली जो है वो राइट डिसीजन से दोनों गवर्नमेंट के लिए कि सब्सिडीज आप दें और सख्ती ना करें। अब देखिए क्या करना है, करना ये होगा, सबसे बड़ा जो हमारा इम्पोर्ट में बिल, देखिए आपके पास सबसे बड़ा इशू ये है कि आपके पास डॉलर्स नहीं है, और डॉलर्स आपको रिपे करने हैं कर्जों के लिए अपने। आप सबसे पहले ये करें कि एनर्जी कंजर्वेशन करें। ये देखिए हम कितने अरसे से कहते आ रहे हैं कि आप 4 दिन का हफ्ता रख लें, 3 दिन आप छुट्टी देते हैं, या 2 दिन आप घर से काम करें, 3 दिन घर से काम करें, कार पुलिंग करें, अपनी जो है एनर्जी बचाएं। आपके अगर यहाँ से $2-3 बिलियन बचना शुरू होते हैं, आपके इम्पोर्ट बिल कम होगा। इम्पोर्ट बिल कम होगा तो आपको जो एसेंशियल आइटम्स हैं उस तरफ आप इंपोर्ट करने लायक होंगे मजीद, और आप खोलेंगे इम्पोर्ट को। तो देखिए वहां से जब इम्पोर्ट बिल कम होगा और एनर्जी की आप सेविंग करेंगे, तो आपके सर्कुलर डेट, आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू होगी। आपकी इकोनॉमी में सबसे बड़ा पोर्शन 2 चीजों का है। महंगाई में 2 चीजें बड़ी हैं, फूड और एनर्जी। ये 2 चीजें आप मैनेज करें, आपकी महंगाई नीचे आएगी, आम आदमी को फायदा होगा, बिजनेस को फायदा होगा, लेकिन और आप ट्रैक पे आएंगे। सही, बिल्कुल आई गॉट योर पॉइंट सर, कि ये 2 चीजें तो बड़ी जरूरी हैं, फौरन होनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्या है कि एक्सपोर्ट्स इमरान खान की हुकूमत में अच्छी हो रही थी और अब नहीं हो रही, इसकी क्या वजह? देखिए एक मैं आपको चीज बताता हूँ, हम ना एक साइड देखते हैं। अगर आप इंपोर्ट्स देखें ना, इंपोर्ट्स भी बहुत ज्यादा थी उस हुकूमत में। इंपोर्ट्स भी अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई पे गई थी। सर इंपोर्ट्स पे तो पाबंदी लगा दी थी तब। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ किसने पाबंदी लगाई? सर कुछ अरसे के लिए पाबंदी लगा दी थी, वो बड़ी महंगी कर दी थी इंपोर्ट्स, लोगों को मजबूरन लोकल मार्केट की चीजें बाय करनी पड़ी थी। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, करंट अकाउंट डेफिसिट आपका जो पिछली गवर्नमेंट छोड़ के गई है वो 17-17.5 बिलियन डॉलर्स है। इस गवर्नमेंट ने जो छोड़ा था 2018 में, PMLN की बात कर रहा हूँ, वो 19 बिलियन डॉलर था। तो प्रॉब्लम हमारा क्या है, देखिए हम 5% से ज्यादा ग्रो करते हैं ना, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि हम दुनिया के साथ लेन देन करते हैं, उसमें हमारा डॉलर का इनफ्लो आउटफ्लो आउट हो जाता है। सही, तो सही। वो एक्चुअली प्रॉब्लम है ना, वो कहाँ से शुरू होता है? आपकी गवर्नमेंट के फिस्कल से, यानी कि जो टैक्सेस और खर्चे हैं वो आप मैनेज नहीं करते सही तरीके से। तो मसला देखिए फिस्कल का है कि गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम करने हैं और टैक्सेस सही जगह लगाने हैं। अगर ये दो काम कोई भी गवर्नमेंट करेगी, वो नहीं करती क्योंकि उनका पॉलिटिकल एंगल होता है। ये 2 काम जो गवर्नमेंट करेंगी, रियल स्टेट पे टैक्स लगाएंगी, प्रॉपर्टी पे लगाएंगी, आपके एग्रीकल्चर पे लगाएंगी, रिटेल पे लगाएंगी, और जो बिजनेसेस हैं उन पे नहीं लगाएंगी, उन पे कम करेंगी टैक्स। तो आपको पता है पाकिस्तान इस वक्त हाईएस्ट टैक्स बर्डन इकोनॉमी है, और शर्म की बात यह है कि हम टैक्स भी कम इकट्ठा करते हैं। और उससे बड़ी शर्म की बात यह है कि हमारे फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है और हम मैनेज नहीं कर पा रहे, हमारी इकोनॉमी डूब रही है। एग्जैक्टली। तो सर बिल्कुल सही आपका कहने का मतलब ये है कि हमें हुकूमत को फौरी तौर पर अपने इखराजात कम करने पड़ेंगे और उसके साथ साथ रिफॉर्म्स की तरफ जाना पड़ेगा, जो IMF भी हम कह रहा है। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपने बड़ा वाज़ेह से हमें ये समझाया कि किस तरह ये इकोनॉमी काम करेगी और हुकूमत को क्या मज़ीद फैसले करने की ज़रूरत है। बट हिना मैं फिर यही कहूँगा कि इसहाक डार साहब समेत इस वक्त जो एक्सपीरियंस्ड लोग जो अपने अपने वक्तों में हुकूमतें करते रहे, आज वो सब इकट्ठे हैं
इसके बावजूद इतने बड़े बड़े दिमाग मिलके भी इस कुछ मुल्क की नहीं। इकोनॉमी को सही तरीके से नहीं चला पा रहे, तो कोई तो इसके पीछे बड़ी रीजन होगी ना। बिल्कुल। और अब ये अपने खर्चे ही कम नहीं कर रहे। खर्चे नहीं कम कर रहे। और वफाकी जमील, फिर हुकूमत के हमारे मुल्क के जो हालात हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, वो ब्लेम गेम की तरफ ज्यादा उनकी तवज्जो होती है कि ये पिछली हुकूमत ने ये नहीं अच्छा, किया। अब मजे पीटीएम की का बात कहना है कि ये जी है- पीटीआई की वजह से हमारे मुआहदे नहीं हो पा रहे हैं और ये सारे जो मामला अब मजे की बात यह है कि ये तो चले पीटीआई पे डाल दिया, उससे पहले ये होता था पीपल्स पार्टी नून लीग पे डाल देती थी, नून लीग पीपल्स पार्टी पे पीपल्स डाल पार्टी पे देती। डाल अब तो वो एक तरफ इकट्ठे हो गए हैं, तो इसके बाद ये क्या करेंगे? किस पे डालेंगे? किस पे व्हाट्स नेक्स्ट? बिल्कुल जी, सारे हालात में जो है वो हमारे अवाम पिस रहे हैं और कर्जों के बोझ तले दबते जा रहे हैं। बस एक हम ब्रेक उम्मीद लेते हैं कर जनाब। सकते हैं कि हालात में बेहतरी आए। लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के हालात में भी शायद ब्रेक आए तो कोई हालात ठीक हालात हो। में बेहतरी आए। तो ब्रेक जी बहुत जरूरी है, आप लीजिए एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। और इस वक्त स्टूडियोज में हमें बहुत खास मेहमानों ने ज्वाइन किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फरिया सैफ, जो कि सीईओ हैं फलाह फाउंडेशन की। और अगर फलाह फाउंडेशन की बात की जाए तो उन्होंने पाकिस्तान में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट किया है और उस पर जो है वो बात करेंगे आज हम कि इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या, जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं उनको एबल बच्चों के साथ किस तरह से चलाया जा सकता है ताकि वो अपने आप को पीछे ना समझें। और अनफॉर्चुनेटली जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, डिफरेंटली एबल बच्चों को बहुत सेग्रीगेट कर दिया जाता है। आज हम इस पर भी तफसील से बात करेंगे। फलाह फाउंडेशन है क्या और फरिया साहिबा को ये फाउंडेशन स्टार्ट करने का ख्याल कैसे आया? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। डॉक्टर फरिया, सबसे पहले तो बताइए कि कैसे आपने ये सोचा कि आपको फलाह फाउंडेशन बनानी चाहिए, किसने इंस्पायर किया, और फिर इसके बारे में भी बताइए फाउंडेशन है क्या एक्चुअली? बेसिकली हुआ ये कि स्पेशल बच्चों के साथ मुझे मौका मिला कुछ काम करने का। इसलिए कि मेरी फ्रेंड स्पेशल एजुकेशनिस्ट थी जी। हुआ ये कि डॉक्टर अब्दुल हमीद ने बहुत हमारी लेजेंड हैं पायनियर्स में से इंक्लूसिव एजुकेशन में, उन्होंने इंटरनेशनली सेमिनार करवाया ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके। उस वक्त ये आइडिया के समझ आया कि इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स ट्रू ह्यूमैनिटी, कि आप डिफरेंटली एबल को वट एवर द कैटेगरी, लाइक डाउन सिंड्रोम है, हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, फिजिकल इम्पेयर्ड हैं, विजुअल इम्पेयर्ड हैं, ऑटिज्म के साथ हैं बच्चे, दे ऑल सिट विद द एबल ग्रुप। दे हैव, यानी उनका राइट है कि वो हमारे साथ हैं। व्हाई वी सेग्रीगेट देम? बिल्कुल। कि as I believe कि नो पेरेंट्स वांट्स कि उसका बच्चा जो है ना वो डिसेबल पैदा हो या एक्वायर्ड हो जाए हमें डिसेबिलिटी। हम कभी नहीं चाहेंगे कि अच्छा हम गिरे और हमें कोई चोट लगे और हम डिसेबल हो। Yes. वी नेवर यानी थिंक ऑफ लाइक दैट कि हम ये सोचें भी। सो इफ देखिए वट एवर द रीजन इज, लाइक कॉन्जेनिटल है या नॉन कॉन्जेनिटल है, हमें उसको अब स्पेशल नीड का बच्चा आ गया है तो उसको कैटर करना है, अपने साथ ही रखना है। मैम, जिस तरह और से आपने एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस, जिस तरह से मैम आपने बात भी की कि डिफरेंटली एबल जो बच्चे हैं, कोई डाउन सिंड्रोम के साथ है, कोई ऑटिस्टिक है, किसी को हेयरिंग का प्रॉब्लम है, तो इतनी डाइवर्सिटी जिस तरह से आपने बात की, इस फील्ड में भी बहुत क्वालिफाइड और बहुत ही ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत है। तो किस तरह से इन सारे बच्चों को केटर किया जाता है? कितना स्टाफ आपके पास मौजूद है? Basically, it's a small pool. It's been like वैसे more than 16 years, but we are trying कि हमारी limited resources होते हैं. Like what I earn from my clinic, I just spend on these kids. और फिर I just started knocking on the doors कि नहीं do come और जो है be a part of Falah, because I took from Hayya al Falah. कि मुझे ये था कि when we were looking for the title of the foundation, my husband that time he was alive and he was there, and my mother was there, one of my friend. तो हम लोग सोचते थे क्या नाम रखें। तो रियलाइजेशन ये हुई कि बच्चे का नाम इतना मुश्किल नहीं है जितना फाउंडेशन, इसलिए कि आपका विजन है वो, आपका ख्वाब है, तो वो किस तरह एक लफ्ज में किस तरह उसको समाया जाए ना। तो आई हर्ड द समन्स ऑफ अजान दैट टाइम, तो मैंने कहा कि ओके सब पहले वजू करते हैं, दिमाग की दही हो चुकी हुई थी। तो आई हर्ड द समन्स हय्या अल फलाह। माय नानो सेड कि ना अजान को आपने अरबी में नहीं सुनना, इसको मतलब लेकर अपने अंदर महसूस करना है, समझ के
कि वो मौलवी साहब क्या कह रहे हैं, वो खुद से कुछ नहीं कह रहे। हाँ जी। वो एक पैगाम है अल्लाह अल्लाह का पाक पैगाम है, का। बिल्कुल। तो वो अब जब हैया लल फलाह है ना, तो मेरे जहन में आया कामयाबी की तरफ आओ, फलाह की तरफ आओ। ठीक है। तो बस आई जस्ट यानी आई रिमेम्बर दोस मोमेंट। तो आपकी कि- ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको जी। किस तरह से डोनेट किया जा सकता है, कैसे इसमें हिस्सा डाला जा सकता है? बेसिकली बच्चों का फलाह का अकाउंट है, आप डायरेक्ट अकाउंट में आजकल कर सकते हैं। इजी पैसा है, जैज कैश है, बच्चों को आप डोनेट कर सकते हैं। आप विजिट करें, बच्चों को जो भी हेल्प कर सकते हैं, नॉट इन काइंड ऑफ कैश, इन काइंड ऑफ सर्विस। बिल्कुल। या लाइक व्हाट आई वांट फ्रॉम माय बच्चास, स्माइल एंड स्किल। जबरदस्त। सही। बच्चों से भी हम जल्दी से इनका भी कमेंट लेना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? जैन बताइएगा कि फलाह फाउंडेशन के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा दादा है, मैं हमारे साथ वो सपोर्ट करने हमारे साथ। जी। तो मैं भी स्पोर्ट चैंपियन हूँ, गोल्ड मेडल जीत के। अच्छा, ओलंपिक में। जबरदस्त। तो और हमारी 2000 एक बच्ची जो है मिनाहिल माइक्रोस्फेलिक है, वो अभी बर्लिन जा रही है खेलने स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान में। जबरदस्त। वो कराची गई भी अपने पासपोर्ट के सिलसिले में। ओके, मैं भी 2018 में जीत के आया हूँ स्पेशल ओलंपिक में, जबरदस्त। भी गोल्ड मेडल। जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला साहब, आपको थैंक यू वेरी सलामत मच फॉर रखे। ज्वाइनिंग और विश यू ऑल द बेस्ट। और मजीद अल्लाह करे कि आपकी तरह आपके साथ मजीद ऐसे लोग जुड़ें और इन बच्चों की फलाह के लिए आप इसी तरह काम करते आमीन, रहें। आमीन। और आपके साथ आपका ये जो काफिला है मजीद बढ़ता और इतना रहे। अच्छा आपने ये लोग जो सफर हैं जिस तरह उसमें से शुरू add किया, अल्लाह होते ताला रहें। आपको और बिल्कुल। हिम्मत दे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ मैं सुनो एक पाकिस्तान। अपील जरूर करना जी। चाहूंगी जी। ऑन दिस बोर्ड कि व्हाट वी वांट कि हमें अभी लैंड की सख्त जरूरत है। लाइक आई ठीक है। हैव 210 किड्स और अब और गुंजाइश नहीं है कि हम कोई स्टूल भी रख सकें। तो आई नीड के वी नीड अ लैंड कि अगर कोई डोनेट करना चाहता है, ट्रस्ट को देना चाहता है, तो दिस इज द राइट प्लेस। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर फरिया साहिबा की ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई लैंड डोनेट करना चाहता है तो बहुत ज़रूरत है बच्चों को, क्योंकि एक स्टूल रखने की भी और जगह नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट के खिलाफ केस में सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी साहब का तहरीरी जवाब जमा हो चुका है और उनका इस जवाब में कहना था कि पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कानून बनाकर इख्तियार से तजावुज किया है। कानून आईनी उसूल की खिलाफ वर्जी है और आइन के आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास रूल्स में तरमीम के खसूसी इख्तियारात हैं। बिल्कुल जी, देखते हैं इस हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। हुकूमत की जानिब से कानून साजी इख्तियारात से तजावुज करार। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने अपने तहरीरी जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नया कानून आईनी असूलों की खिलाफ वर्जी है। आइन के आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास रूल्स में तरमीम के खसूसी इख्तियारात हैं। आर्टिकल 191 को अलग से नहीं बल्कि अदलिया से मुतल्लिक दीगर आर्टिकल्स के साथ पढ़ा जाना चाहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि आईनी इख्तियारात की तकसीम का असूल पार्लियामेंट को अदालती इख्तियारात पर तजावुज से मना करता है। जवाब में मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की अदालती फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस के इंतजामी स्वाबदीदी इख्तियारात को महदूद करने के हवाले से कानून साजी की थी, जिसे मुतअद्दिद दरख्वास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 8 रुकनी लार्जर बेंच ने ताहुक्म सानी कानून का नफाज रोक दिया था। अदील सरफराज, सुनो न्यूज, इस्लामाबाद। ख्वाजा आसिफ साहब का इस बारे में क्या रद्द-ए-अमल था, ये वो जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की जो असास है, जो बुनियाद है, ट्राइकोटमी, उसमें कोई भी अदारा दूसरे किसी अदारे को डिक्टेट नहीं कर सकता और वो एप्लीकेबल है अदलिया के ऊपर भी। वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकते, वो पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं कर सकते। हम चाहते थे एक ऐसा प्रोसेस जो है वो सामने लाया जाए या इंट्रोड्यूस किया जाए जिससे वन मैन शो का जो है तासुर सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो। एक कमीशन काबीना ने बनाया और वो कमीशन जो है उसमें सीनियर तरीन जो है सुप्रीम कोर्ट के जज और उनके साथ जो है बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस को रखा गया।
इस मुतालिक तफसील से बात करते हैं माहिर कानून एहसन भून साहब और शोएब शाहीन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। एहसन भून साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट के खिलाफ केस में सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तहरीरी जवाब जो जमा करवाया है उसमें उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कानून बनाकर इख्तियार से तजावुज किया है। तो सबसे पहले तो मैं इस बारे में आपकी कानूनी राय जानना चाहूंगा। मेरी कानूनी राय के साथ साथ मैं ये आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि इस जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 आया है, ये मुकल्ला की पिछले 22-23 साल की रियाजत और कोशिश और जिदोजहद का नतीजा है। और ये बिल्कुल एक जो आम आदमी है जो कानून नहीं जानता उसके सामने भी अगर बात करें तो वो ये कहेगा ठीक है। यहाँ तो जब आर्टिकल 191 ये कहता है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ सुप्रीम कोर्ट कैन मेक इट्स ओन रूल्स, मीनिंग देयर बाई कि वो सुप्रीम कोर्ट की रूल मेकिंग की जो पावर है वो भी आईन और कानून के ताबे है जो पार्लियामेंट ने बनाना है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है ये बिल्कुल पार्लियामेंट की डोमेन में है। इसमें बल्कि इंसाफ की है सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को, ना कि कर्टेल की है। जो ये बात करते हैं कि जी जो हमारे शेड्यूल में है, सेकंड शेड्यूल में, वहां जिसको ये मिसाल दे के कहते हैं, मैं ये समझता हूं कि इसमें किसी किस्म की भी अदलिया के काम में ये बिल्कुल मुदाखलत नहीं है, ना ही अदलिया की आज़ादी पे। और दूसरा ये जो लिया है अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 184(3) का, इसमें किस फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई है या क्या क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस है, इसलिए वो पिटीशन मेंटेन एबल ही नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि मोहतरम जुबैरी साहब का जो स्टांस है वो एक इंडिपेंडेंट बार के हवाले से नहीं है। शायद वो हो सकता है कि मौजूदा सिनारियों में जो एक तनाव चल रहा है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का, उस हवाले से उन्होंने राय देने की बजाय शायद मैं समझता हूं कि एक चीज तरफ लीन करने की कोशिश की है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, ये बिल्कुल सही कानून बना है। इसमें आम शहरी के लिए बड़ी बात है और ये सारी जिंदगी की पिछले मैं कह रहा हूं मोर देन 2 डेकेड से ये डिमांड थी कि ये जो पावर है 184(3) की इसको स्ट्रक्चर किया जाए, इसके रूल फ्रेम किए जाए। इसी तरह बेंचेस की तश्कील के लिए भी कोई पैरामीटर बनाए जाए। अब अगर इसमें किसी एक चीफ जस्टिस के इख्तियारात का नहीं, ये इसने इस एक्ट ने इंस्टीट्यूशनलाइज किया है ये सारे प्रोसीजर को कि ये होना चाहिए, ये जो एक्ट है। और ये अगर 3 में से 2 मिलके कहते हैं ये बेंच होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हम तो ये कहते हैं ये केसेस के लिए जो स्पेशल बेंचेस बनाए जाते हैं ये भी जो मोहतरम हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस हैं उन पे नो कॉन्फिडेंस की एक तकरीबन चीज होती है। इसलिए जो आप रेगुलर बेंच बनाते हैं हफ्ते के अंदर, उन्हीं में से केस सुन लेना चाहिए, उनको सुन लेना चाहिए। वाय किसी एक केस के लिए ये मखसूस बेंच है, 11 बजे वाले केस के लिए ये मखसूस बेंच है, 2 बजे वाले केस के लिए ये मखसूस बेंच है। मीनिंग देयर बाई के आपको अपने ब्रदर जजेस पे एतमाद नहीं है कि देखिए फैसला मेरे खिलाफ आ जाए, आपके खिलाफ आ जाए, किसी और के खिलाफ आ जाए तो उससे, या गवर्नमेंट के खिलाफ आ जाए या अपोजिशन के खिलाफ आ जाए तो उससे सिस्टम जो है ना उस पे शिकूको। अच्छा शोएब शाहीन साहब, हम आपकी भी माहिराना राय लेना चाहेंगे। सेम सवाल आपसे भी करना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो तहरीरी जवाब है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, वैसे तो मैटर सब्जुडिस है बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ और ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि आइन के मुताबिक जब आप सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन या पावर्स के मुतालिक कोई फैसला करने लगे हैं तो वो आइन उसमें उनको पार्लियामान को अख्तियार नहीं देता। और दूसरी बात उसमें यह है कि जिस
आर्टिकल 184(3) में अपीलेट प्रोविजन रख दी गई है, तो 184(3) की अपील में अगर प्रोविजन देनी है तो वो लॉ के जरिए तो आप नहीं दे सकते, आपको आइन में तरमीम करने की जरूरत है। बाजार मुझे सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने जो ओपिनियन दी है वो मुझे दुरुस्त लगती है। सही। अच्छा एहसन बुन साहब, बैरिस्टर अली जफर ने कहा था कि पीएनपी एक्ट अदालत में आएगा तो उसे फौरी कलअदम करार दे दिया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं? मैं आपको ये भी बताऊं, ये इसको कोई कलअदम करार नहीं देगा। इसमें मैं समझता हूं कि अपनी अनाओं से बालातर होकर हमें निजाम को चलाना होगा, ऑस्टेरिटी के लिए काम करना होगा। हमारे ऑनरेबल जजेस को ये समझना होगा कि बात ये है कि ये अदारा यहाँ पे है, हम बार के जो मेंबर हैं, लीडर हैं या बार के, उनको ये समझना होगा कि हमारी भी यहाँ नॉमिनेशन या रिप्रेजेंटेशन जो है वो टाइम ही नहीं है, वो भी फॉर द टाइम बीइंग है, हमारी जगह भी किसी और ने लेनी है। इसलिए हम बजाय इसके मसलतों का शिकार हों, ऑस्टेरिटी के लिए काम करें, अदारे की बिल्डिंग के लिए काम करें, हम अपनी अदलिया के आज़ादी और एहतराम के लिए बात करें। इसलिए मेरी ये गुजारिश होगी कि अदारे में तकसीम भी बंद होनी चाहिए और हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस घर का जो बड़ा है उस पर ही ये जिम्मेदारी आयद होती है। वो बल्कि सम टाइम अपने घर को जोड़ने के लिए, अपने रूठे हुए अजीजों भाइयों को मनाने के लिए वो थोड़ी बहुत कुर्बानी देते हैं, जो भी घर का बड़ा होता है। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो है वो बड़े होने के नाते अपने घर को जोड़े, प्यार और यगानगत पैदा करें और अदारे में जो एक तकसीम का तसर। अच्छा शुएब शाहीन साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब को कोई रिलीफ मिलने के चांसेस हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में वो रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ये जो नया लॉ आया है, उस लॉ के आने से जो रिव्यू एंड जजमेंट वाला, रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर वाला, तो इसके जरिए चूंकि इसका इतलाक बैक डेटेड कर दिया गया है, तो बैक डेटेड अगर इतलाक है तो जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को 60 डेज में टाइम मिल गया है कि वो अपनी ताहयात नाअहली के खिलाफ अपनी नई फ्रेश रिव्यू पिटीशन ले आए। वो फिर टाइम बार तस्वुर नहीं होगी, विद इन टाइम होगी। और दूसरा उनको ये है कि वो फिर लार्जर बेंच सुनेगा, जिस बेंच ने फैसला किया होता है तो उससे बड़ा जो बेंच है वो फैसला करता है। तो नेचुरली उनको रिलीफ मिलने का इम्कान हो सकता है, मिलना या ना मिलना तो अभी डिपेंड करता है। बिल्कुल सही। लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनको रिलीफ मिले। तो शुएब साहब, आप समझते हैं कि ये जो पीएनपी एक्ट है ये अदलिया की आजादी पर हमला है? देखिए, एक तो ये है कि ये टाइम ऐसा है कि ये पर्सन स्पेसिफिक है। दूसरा, अदलिया के अख्तियारात को तकसीम, चीफ जस्टिस के अख्तियारात को तकसीम करने के मुतरादिफ है। और ये कह दिया गया कि 184(3) की जो बेंच की फिक्सिंग है, वो बेंच वो बनाएगा कि जिसमें 2 सीनियर मोस्ट जजेस भी शामिल होंगे। तो नेचुरली ये उस लिहाज से चीफ जस्टिस की जो पावर्स है उसको कर्टेल करने के मुतरादिफ है। फिर मजीद उसमें कुछ ऐसी चीजें दी गई हैं कि जैसे बैक डेटेड उसका रेट्रोस्पेक्टिव इतलाक दे दिया गया है और उसको एक कानून के जरिए तरमीम की गई है, जबकि आइन के जरिए तरमीम करने की जरूरत थी। तो ये बात तो है। और फिर पर्सन स्पेसिफिक है कि अपने चंदों को मफाद देने के लिए और मौजूदा जो चीफ जस्टिस है उसकी पावर्स को कर्टेल करने के लिए इस नीयत से बनाया गया है। तो नेचुरली इसके ऊपर तो वजन तो है, हर्फ तो आएगा। जी अच्छा शुएब शाहीन साहब, सानिया 9 मई के बाद हुकूमत की अदलिया के हवाले से बयानबाजी में कमी आई थी और फिर से अब ये हम देख रहे हैं कि सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये जो पीटीएम की जमातें हैं ये बेसिकली इलेक्शन से भागना चाहती हैं। इनको एक तो इलेक्शन नहीं चाहिए, उसके लिए उनको एक बहाना चाहिए था। उससे पहले भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किया, चीफ जस्टिस पे अटैक किया, मलाइन किया, ब्लैकमेल किया। भाई एक तरफ तो ये कहते हैं कि तमाम इदारों का एहतराम होना चाहिए, फौज भी हमारे मुल्क का एक इदारा है, वो एक एग्जेक्टिव इदारा है, उसका एहतराम भी जरूरी है। लेकिन अदलिया एक वन ऑफ द पिलर ऑफ द स्टेट है,
यानी वो रियासत का अहम तरीन सतून है, जबकि उसको आप गालियां देते हैं, उसको मिलाइन करते हैं, उसको तज़हीक का निशाना बनाते हैं। वो सिर्फ इसलिए ताकि वो इंडिपेंडेंट अदलिया है, वो इंडिपेंडेंटली अपने फैसले कर रही है। आज़ाद अदलिया नहीं होगी तो फिर लोग किसकी तरफ देखेंगे? उम्मीद और आस वाहिद जो है वो अदलिया की तरफ होती है। तो मैं समझता हूँ कि इनका शुरू से तर्ज अमल गलत था। बीच में एक वक्फा उन्होंने जरूर किया था, लेकिन वो अपने बदनीयती के से बाज नहीं आते, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि अदलिया अपने आजादाना फैसले कर रही है और उन फैसलों से उनको तकलीफ है। सही। अच्छा, एहसन बून साहब, ऑडियो लीक्स का जो मामला है उस पर भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि इस पर जो बेंच बना उस पर भी हुकूमत ने एतराज़ कर दिया है, तो आपको लगता है कि इस पर अब नया बेंच बनना चाहिए क्योंकि मुहाजराई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है? मैं ये समझता हूँ कि ये भी बड़ी अजीब हमारी बदकिस्मती है। अल्लाह ताला इस मुल्क के पाकिस्तान को कायम रखे। जब बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे अदारे पे सिटिंग हुकूमत अदम एतमाद कर दे, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बदकिस्मती हो ही नहीं सकती। हमने कभी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था कि हुकूमतें सुप्रीम कोर्ट से आगे या पीछे हूँ। अब जो पब्लिक परसेप्शन में अपनी बात नहीं, मैं बहैसियत एक वकील के वकला के नुमाइंदे से बहैसियत बात करूंगा कि जो एक पब्लिक परसेप्शन है वो ये है कि 3 जज, 4 जज, 5 जज जो है वो पूरे सुप्रीम कोर्ट को चला रहे हैं, जो तस्सर नहीं होना चाहिए। इसलिए बाकी अगर किसी जज 7 और 8 की ये जो तकसीम है, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है हमारे मुल्क के लिए, अदारे के लिए। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश होगी कि इस तस्सर को दूर करने के लिए उन तमाम जज साहबान को बेंचेस में शामिल करना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और अपनी एक आजादी के साथ सोच रखते हैं, और मैं समझ बड़े काबिल जजेस हैं वो। तो इसलिए ये जो इतराज वाली बात है, ये उस परसेप्शन की बात है कि 4 जजेस, 3 जजेस, हर उसी बेंच में 70 अगर 75 केसेस डिसाइड हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, तो उसी या फिर बाकी जो है उनको घर भेज दें, फारिग कर दें, ताकि 3 चलाते रहे। अल्लाह खैर चला। शुएब शाहीन साहब, आपका इस पर क्या टेक है? ऑडियो लीक से मुतालिक बेंच पर हुकूमत ने जो एतराज कर दिया है, आप क्या समझते हैं कि अब नया बेंच बनाना चाहिए? देखिए, उनको तो हर चीज पे, पीटीएम की जमातों को तो हर चीज पे एतराज है। अब बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन चीफ जस्टिस का काम है, तो बेंच बनाना और उस पे बेंच में बैठना चीफ जस्टिस साहब की डिस्क्रिशन है। तो उनका जो एतराज है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब चीफ जस्टिस अगर पीडीएम की जमातों से पूछ के तो बेंच नहीं बनाएगा, और ना ही उनके जरिए ब्लैकमेल होके तो बेंच की तश्कील को चेंज करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शुएब शाहीन साहब, एहसन बून साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत तफसील से आपने अपनी राय किया इस सारे मामले पर। आगे बढ़ते हैं और आफिया सिद्दीकी का जिक्र करते हैं। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अपनी बहन फौजिया सिद्दीकी से जेल में 20 साल बाद मुलाकात हुई। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने ट्वीट में कहा था कि अमरीकी जेल में मुलाकात 2.5 घंटे तक जारी रही। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को अपनी बहन से गले मिलते और हाथ मिलाने की भी इजाज़त नहीं दी गई थी, जबकि ये भी इजाज़त नहीं दी गई कि वो आफिया सिद्दीकी को उनके बच्चों की तस्वीर दिखा सकें। कल फिर एक मुलाकात होगी। ये सारी तफसील सोशल मीडिया पर शेयर की गई। बिल्कुल जी, और अब लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर खुशामदीद। आज दिन मनाया जा रहा है जनाब से नो टू टोबैको। इसको आप एंटी टोबैको डे भी कह सकते हैं और नो टू टोबैको या नो टोबैको डे भी कहा जा सकते हैं इसको। मकसद बेसिकली इसका ये है कि टोबैको से किस तरह से बचा जाए, और आज तक जितनी भी कोशिशें की गई हैं और सिगरेट नोशी को तर्क करना हो या किसी भी सूरत में टोबैको का जो इस्तेमाल है वो इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। कुछ आदाद शुमार आपके साथ शेयर करते हैं।
19.1% बालिग अफराद किसी भी शक्ल में तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें 31.8% मर्द हैं जबकि 5.8% खवातीन हैं। इसी तरह 12.4% बालिग अफराद तंबाकू नोशी करते हैं। 7.7% बालिग अफराद बगैर जलाए तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। 3% हुक्का या शीशा इस्तेमाल करते हैं। 7.2% तंबाकू नोशी करते हैं जबकि 5.3% बगैर जलाए तंबाकू इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह 40% ने पहली बार सिगरेट को 10 साल की उम्र से पहले इस्तेमाल किया और तंबाकू की वजह से पाकिस्तान में हर साल 1,63,600 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। इन अमवात में लगभग 31,000 तंबाकू नोशी के सानवी धुएं की जद में आने की वजह से होती हैं। तंबाकू की वजह से 16% मर्दों और 4.9% खवातीन की अमवात होती है। बिल्कुल जी, इस हवाले से देखते हैं एक तफसीली रिपोर्ट। तंबाकू से इनकार का आलमी दिन 1988 से हर साल 31 मई को मनाया जा रहा है। इसका मकसद तंबाकू के इंसानी सेहत पर मुहलिक असरात और आलमी इदारे सेहत की इसके इस्तेमाल के खिलाफ जद्दोजहद पर रोशनी डालना है। तंबाकू का इस्तेमाल फेफड़ों, मुंह, गले और मैदे वगैरह के कैंसर का बायस बनता है और इससे लबलबे और दिल की बीमारियां भी लाहक हो सकती हैं। आलमी इदारा सेहत के एक अंदाजे के मुताबिक तंबाकू का बराह रास्त इस्तेमाल हर साल तकरीबन 70 लाख और इसका धुआं ज़दा माहौल 12 लाख अफराद की मौत का मौजब बनता है। पाकिस्तान में तंबाकू का इस्तेमाल हर साल मजमूई तौर पर तकरीबन 1,66,000 अफराद की जान लेता है, जिनमें से 13,05,000 अफराद तंबाकू के बराह रास्त इस्तेमाल का शिकार होते हैं। वर्ल्ड नो टोबैको डे 2023 का मौजू तंबाकू नहीं अनाज उगाओ है। और सुनो फैमिली ने भी इस कैंपेन में अपना एक हिस्सा डाला है, आपको वो भी दिखाते हैं। हाँ जी भाई, क्या हाल है? सर एक पैकेट जरा लंग कैंसर दीजिएगा। ओहो यार, एक डब्बी मौत देना। लो जनाब। ये खाते में लिख लेना, एक तकलीफ वाली मौत। भाई 2 और कैंसर देना। राजू भाई एक और कैंसर जरा जल्दी देना। अस्सलाम वालेकुम भाई, एक मैदे का अल्सर देना। एक्सक्यूज मी यार, ये एक पूरा पैकेट खांसी का देना। रजब भाई, मौत का बंडल लायो। अरे वाह। राजू भाई एक इस्तेमाल तो देना। 2 पैकेट कैंसर देना। सुना दान्या, 1 नंबर हार्ट अटैक दे। अरे 2 नंबर दे नहीं। आप सब सोच रहे होंगे ये लोग क्या मांग रहे हैं। ये सब तंबाकू नोशी से होने वाली बीमारियां मांग रहे हैं। तंबाकू छोड़े, जिंदगी चुने। तो जनाब से नो टू टोबैको। अब हमने भी जो सुनो टीवी की जानिब से भी एक पब्लिक सर्विस मैसेज जो बनाया गया, इसको बड़ा लाइटर मोड में रखा गया है ताकि लोगों को समझ आए। बेसिकली हम इसकी जितनी भी मजम्मत कर लें या जितना भी इसके हम जो साइड इफेक्ट्स हैं उस पर बात कर लें, लेकिन उसका असर नहीं होता। इस बात का ज्यादा असर होता है। लाइटर नोट में जमील, जब भी कोई मैसेज दिया जाता है बिल्कुल उसका एक ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट होता है। और जमील, अगर हम यंग जनरेशन की बात करें तो आजकल तो एक ट्रेंड बन गया है, फैशन बन गया है। हम लोगों को सिगरेट पीते हुए बहुत ज्यादा, मैं तो आजकल देखती हूँ, खवातीन को देखती हूँ सिगरेट पीते हुए और बड़े कैजुअली वो तो वेप बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया है। वेप का नौजवान नस्ल में अगर बात की जाए तो बिल्कुल जी इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा हो गया है पिछले कुछ सालों में। और अभी इस पर तफसील से बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन किया है शारिक खान साहब ने, जो कि CEO क्रोमैटिक हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। कहिएगा, पाकिस्तान में तंबाकू नोशी करने वालों के हवाले से अगर हम बात करें अदादो शुमार की, तो वो क्या हैं और इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया अपने शो पे। आप लोगों ने जो फिगर्स शुरू में दी थी वो तकरीबन ठीक थी और मैं बस 2 चीज़ों की वजाहत कर देता हूँ। एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मिस कर दी है वो ये है कि जो टोबैको इंडस्ट्री है वो 1200 बच्चे रोज के
अपनी तरफ मार्केटिंग के थ्रू लेकर आते हैं और उन बच्चों का इस तरीके से उनको टारगेट किया जाता है कि जिस तरीके से आप लोग सोच नहीं सकते। तो आजकल तो सोशल मीडिया भी आ गया है और उसके अलावा बाकी प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं और जो डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये 1200 बच्चों वाली जो फिगर है ये 2009 की WHO की रिपोर्ट है। तो आप लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि अब क्या ये नंबर पहुंच गया होगा। हम लोग जहां तक कोशिश की बात है कि इसको किस तरीके से कर्व किया जा सकता है, आप लोगों ने दो चीजों की बात करी जो कि बहुत पहले तो मैं आप लोगों की पैकेज की बात करना चाहता हूँ। आई थिंक आप लोगों का पैकेज बहुत मीनिंगफुल पैकेज बनाया है आप लोगों ने और आई फील रियली प्राउड कि आप लोग इस तरीके से इस आवाज को इतना इतनी उसको पुश कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोगों ने जिस तरह का पैकेज बनाया है ये बहुत जबरदस्त और आई ओपनिंग किस्म का पैकेज है। बिल्कुल, थैंक यू। जहां तक बच्चों की सेहत की हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा इस साल सिगरेट के अंदर हम लोगों ने 153% टैक्सेस इंक्रीज करवाए हैं और ये जो इंक्रीज ऑफ प्राइसिंग है इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि देखिए टबैको या सिगरेट का कोई भी ब्रांड होता है उससे एक इंसान एडिक्टेड होता है। होता क्या है कि वो एक ब्रांड टू दूसरे ब्रांड पे स्विच करने के अंदर उसको एक तो प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स इस तरह के होते हैं कि एक बंदा जो कि एक स्पेसिफिक ब्रांड पीता है वो दूसरे ब्रांड की तरफ नहीं जाता इतने आराम से। तो जब आप प्राइस बढ़ाते हैं तो वो अपनी कंजम्पशन कम करना शुरू जाता है। एक और चीज जो सबसे बड़ा फायदा इस चीज का ये होता है जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड तरीका है वो ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं और आपको जिस तरह मैंने बताया या आप लोगों की अपनी रिपोर्ट भी थी कि 12 से 15 साल के बीच के बच्चों को टारगेट किया जाता है। तो जो 12 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं जिनको टारगेट किया जाता है उनके लिए अगर अफोर्डेबिलिटी से बाहर निकाल दें इस प्राइस को तो फिर जो बच्चे जो इनिशिएटर्स होते हैं वो बहुत कम होना शुरू हो जाते हैं और उसमें पाकिस्तान का फायदा है, उसके अंदर हमारी जो इकोनॉमी है उसको फायदा। देखिए जब आप टैक्सेस बढ़ाते हैं ना उसके अंदर सबसे बड़ी दो चीजें होती हैं। एक, आपके मुल्क के अंदर रेवेन्यू ज्यादा आप जनरेट करते हैं, एक चीज। दूसरी चीज ये होती है कि जो हेल्थ कॉस्ट बर्डन जो कि 615 अरब रुपए है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टबैको यूज की वजह से जो हेल्थ सेक्टर के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है 615 अरब रुपए का, ये कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि कंजम्पशन कम हो जाती है। सो हमारी ये डिस्कशंस इन काविशों का सबसे बड़ा रीजन ही ये था कि पाकिस्तान की मईशत, आपको पता है पाकिस्तान इस वक्त फाइनेंशियली किस हालत पे खड़ा है। जी अच्छा शारिक खान साहब, हम लोगों ने शारिक साहब देखिए ये जो बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये जो आदाद शुमार हैं ये बड़े ख़तरनाक हैं और इससे निकलने के बहुत से पाकिस्तान को फ़वाइद भी हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि टोबैको इंडस्ट्री जिन माफियाज़ के हाथ में है बेसिकली उनके सामने किसी भी मुल्क का कोई भी इक़दामात करना बहुत नामुमकिन सा हो जाता है। बहुत अरसा पहले अमेरिका में एक कैंपेन चली थी अगेंस्ट टोबैको जिसमें एक बड़ा ख़तरनाक पैकेट बनाया गया था, उसका नाम डेथ रखा गया था। वो ब्लैक कलर का पैकेट था, उस पर एक स्कल बनाया गया और बड़ा लोगों को डराया गया उससे ना। तो हुआ ये कि उस पैक की रिकॉर्ड सेल हुई बाकी के सिगरेट से। तो ये जो डर और खौफ है ये वाला एलिमेंट तो शायद इतना नहीं इफेक्ट कर रहा, लेकिन हाँ आपने जो प्राइस की बात की है वो बढ़ा के इसको किसी तरीके से हम इसको नीचे ला सकते हैं। लेकिन उस माफिया के खिलाफ लड़ेगा कौन? उस माफिया की ये जो टोबैको इंडस्ट्री है इसके खिलाफ कौन सी हुकूमत खड़ी होगी? रिसेंटली मैंने सुना है कि कनाडा में इस किस्म की थोड़ी पाबंदी लगी है। न्यूजीलैंड का आपको मैं बताता हूं कि जी एक बहुत जबरदस्त टेस्ट केस जो उनका है और ग्लोबली रिकग्नाइज्ड उनका एक तरीका है। 2009 के बाद पैदा होने वाले बच्चे न्यूजीलैंड के अंदर अब सिगरेट नहीं खरीद सकते। एग्जैक्टली। सो इसका मतलब ये है कि वो जनरेशन जो कि कुछ सालों के अंदर 2030 तक जो उस एज पे आएगी जब उसको सिगरेट ऑफिशियली खरीदने की इजाजत मिल सकती है, उनके लिए वो सिगरेट अवेलेबल ही नहीं होगी। सो यू कैन इमेजिन के मुल्क इस तरीके से खड़े भी होते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पाकिस्तान के अंदर माफिया जितना बड़ा हो या इंडस्ट्री जितनी बड़ी हो, अच्छे लोग भी बहुत ज्यादा है। आप लोगों ने जिस तरीके से आज इस कॉज को लेकर चल रहे हैं या हम लोग जो 4 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं,
मुझे तो सपोर्ट के अलावा कभी कुछ नहीं मिला। और मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताता हूँ, हम पॉलिटिशियंस के पास जाते हैं, सिवाय चंद पॉलिटिशियंस के बाकी सारों ने हमें सपोर्ट किया। और अगर आप लोगों ने देखा हो तो इस वक्त जो PDM गवर्नमेंट आई हुई है, इसने 3 दफा इसके ऊपर टैक्सेस बढ़ाए हैं और शहबाज शरीफ साहब को ग्लोबली रिकग्नाइज किया जा रहा है इस बात के ऊपर कि टैक्सेस आपने ठीक चीज पे बढ़ाए हैं। पहले क्या होता था कि टबैको माफिया बच्चों के दूध पे टैक्सेस लगवा देता था, चीजों पे टैक्सेस लगवा देता था, लेकिन सिगरेट पे नहीं आने देती थी कभी भी प्राइस। लेकिन इस बारी इस तरीके से ये फायदा हुआ है। इसके अलावा तो शारिक खान साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो टैक्सेस बढ़ा दिए गए, इससे तंबाकू नोशी में कमी आएगी? लोग तो अभी भी उसी तरह ही खरीद रहे हैं सिगरेट। तंबाकू नोशी के ऊपर कमी आना शुरू हो गई है। और ये मैं नहीं कहता, ये FBR की अपनी रिपोर्ट है कि 11% की कंजम्पशन कम होना शुरू हो गई है। और अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं, अभी सिर्फ 3 महीने फरवरी में लगाएंगे टैक्सेस, और FBR ने ऑलरेडी ये कहना शुरू कर दिया है। अच्छा जी, शारिक खान साहब, अगर हम सिगरेट के ऑल्टरनेट्स की बात करें तो आजकल मार्केट में डिफरेंट चीजें अवेलेबल हैं, वेप्स अवेलेबल हैं, ई सिगरेट्स, शीशा या फिर निकोटीन पाउचेस भी, बिल्कुल निकोटीन पाउचेस। और आजकल तो वो आईकॉस का जमाना आ गया है, वो आईकॉस भी एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवा दी है। और फिर अगर हम अपने यंगस्टर्स की बात करें, यूथ की बात करें, तो बहुत ज्यादा वो अट्रैक्ट होते हैं और ये आजकल एक फैशन समझा जाता है कि अगर आपके पास वेप है, आपके पास ई सिगरेट है, तो ये कितना हार्मफुल है? आपको अगर आपको याद हो तो जब सिगरेट आई थी तो उसको भी बड़ा फैशन के तौर पे लिया जाता था। अब आपके लोगों को इट इज फ्राउंड अपॉन, लोगों को बुरा लगने लग गया है कि जी सिगरेट नहीं पीनी, पब्लिक एरियाज में नहीं पीने देते लोग बहुत बुरी चेहरों से देखते हैं, ये चीजें करते हैं। इसी की जो अल्टरनेटिव आ रही है, ये आ रही है वेप्स और निकोटीन पाउचेस, और ये जो आपने ब्रांड का नाम लिया था इसका। सो ये जो सारी चीजें जो आ रही हैं, ये डेफिनेटली हमारे मुल्क के अंदर एक नया नासूर बनकर आएंगी और ये एक एपिडेमिक और पेंडेमिक की तरह फैलना शुरू हो गई है। लोग ये चीज रियलाइज नहीं कर रहे, लेकिन वेप उतना बुरा नहीं समझा जा रहा पेरेंट्स के सामने कि लड़के लड़कियां आराम से अपनी फैमिलीज के बीच में बैठ के पी रहे, क्योंकि पेरेंट्स को इस चीज का इतना अंदाजा नहीं है। निकोटीन पाउचेस खास तौर पे लड़कियों के लिए बनाई गई है, जो कि आप सिर्फ मुंह में रख लें, निकोटीन का पंच आएगा और आपने जब उसको डिस्पोज ऑफ करना है तो आपने मुंह से निकालना है, उसी के अंदर ट्रैश का एक बकेट बनाई हुई है, उसी के अंदर आप रखें और आप अपने वापस पर्स में रख लें। These things are very very dangerous and we feel कि it is the time is now, we're already late। पाकिस्तान में ये ऑलरेडी फैलना शुरू हो गई है। Absolutely। इसके ऊपर हमें इसके ऊपर लीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर हमें इसके देखना चाहिए। इसको लीगल एस्पेक्ट्स पे शारिक साहब, लीगल एस्पेक्ट्स पे कौन देखेगा? ऐसे ब्रांड्स के तो बड़े बड़े महंगे एड्स बनते हैं और बड़ी बड़ी हैवी कास्ट ली जाती है इसको शूट करने के लिए, तो उस पर आप क्या कहें? आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि जो निकोटीन पाउच का जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड बना हुआ है इस वक्त, उसके अंदर म्यूजिशियंस के साथ मिलकर उन्होंने एक साउंड स्टेशन नाम का एक शो स्टार्ट किया है यूट्यूब पे। पेमरा ने उसको अलाउ किया, वो उसको अलाउ नहीं किया हुआ कि वो टीवी पे चलाए, तो उन्होंने यूट्यूब पे लगाया। अब आप मुझे एक चीज ये बताइए कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके नीचे आपको लिखना पड़ जाए कि ये मुज़र सेहत है और 18+ से ऊपर वाले ही सिर्फ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कैसे सेफ है और उसको क्यों इजाजत दी जा रही है? बेसिकली शारिक साहब, बेसिकली उन्होंने मार्केट में पहले जो जगह बनाई है वो इस बेस पे बनाई है कि ये आपको हेल्प करेगी तंबाकू नोशी तर्क करने में, क्विट करने में, लेकिन वो जी और फिर उसको बच्चों की टॉफीज के साथ रखना शुरू कर दिया और उसको बच्चों की टॉफीज के फ्लेवर देना शुरू कर दिए और जो लोग सिगरेट नहीं पीते थे उन लोगों को डायरेक्ट टारगेट करना शुरू कर दिया। देखिए, हार्म रिडक्शन का जो प्रोसेस होता है ये दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने सिगरेट छोड़नी है तो आपने हार्म रिडक्शन का एक प्रोसेस होता है, वो आपने फॉलो करना होता है। पाकिस्तान में वो फॉलो नहीं किया जा रहा और हम लोग ये समझते हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल इंग्लैंड वगैरह को फॉलो करना है जिसके अंदर आपने हार्म रिडक्शन की ही बात करनी है, तो एटलीस्ट उसके कोई प्रोसीजर्स तो होने चाहिए, कोई लीगल एस्पेक्ट होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कल को जाते हैं दुकान के अंदर और उनको आई लेवल पे टॉफीज के पास ये वाले प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हो जो कि रंगीन फ्लेवर और रंगीन कवरिंग के साथ है, तो जाहिर है वो उनको अट्रैक्ट करेगा। मैं आपको ये बताता हूँ, लाहौर के अंदर और कराची के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर भी हालत ये है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि ये
ब्रेथ फ्रेशनर नहीं है, ये एक निकोटीन पाउच है, ये एक Exactly. एडिक्शन है और ये एक ऐसी चीज है जो कि बच्चों की हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। और आप लोग स्कूल्स में जाके देखें तो इस वक्त सिचुएशन अच्छा बहुत शारे खान बहुत साहब, बुरी अब थोड़ी होती सी इसकी रोकथाम की बात करते हैं। आप क्या समझते हैं कि वो कौन से जरूरी इकदाम है जिनको करने की जरूरत है? देखें जी, हम लोग 2-3 चीजें कर रहे हैं। कल हमारा पोस्ट कार्ड कंपटीशन कंप्लीट हुआ था, जिसके अंदर हम लोग गवर्नमेंट को बेसिकली हम लोग हर साल एक पोस्ट कार्ड कंपटीशन करते हैं, जिसके अंदर हम बच्चों को पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने डिजाइन्स बना के भेजें और वो हम लोग पॉलिटिशियंस को भेजते हैं और वो लोग उस लेजिस्लेशन के ऊपर काम करते हैं। 2-3 चीजें जिसके ऊपर हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा कर सकते हैं। एक, इसके ऊपर आवाज बुलंद करने की जरूरत है। जिस तरह आपने खुद कहा, इसको कूल बनाया गया था, इसको अनकूल बनाना है। ये फूल्स के लिए चीज है, तो इसलिए इसको अनकूल बनाना है, एक चीज। दूसरी चीज, आपको इसकी प्राइस को ऊपर रखना है और इसको मजीद ऊपर लेके जाना है ताकि ये रीच से बाहर निकले लोगों को। आपने देखा है अभी भी पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड, अमेरिका और किसी भी और मुल्क में चले जाएं, सबसे सस्ती सिगरेट पाकिस्तान की आती है। फिर उसके बाद इसीलिए आप लोग के कभी रिश्तेदार कोई जा रहे होते होंगे तो जरूर सुना होगा आप लोगों ने कि फलाना सिगरेट का एक आप डंडा ले आएगा और ये ले आएगा, वो ले आएगा, इस तरह की बातें आपको सुनने में आती थी। वो अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगी, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद इसके ऊपर लॉ एनफोर्समेंट होनी चाहिए। लॉज हमारे मौजूद हैं, स्कूल्स के 50 मीटर के अहाते के अंदर, 50 मीटर्स उसके अराउंड आप सिगरेट और इस तरह की तंबाकू या निकोटीन रिलेटेड कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। सो वो चीजों की एनफोर्समेंट होना जरूरी है। सो ये डीसी लेवल और इस तरह के लेवल के ऊपर भी इसके ऊपर काम होने की जरूरत है। लेकिन वी फील द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट यूजफुल एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कर्ब दिस menace is through taxes। और जितनी प्राइसेस बढ़ाते जाएंगे उतनी ज्यादा बच्चों की रीच से दूर हो जाएगी, दस्तरस से दूर हो जाएंगी। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया शारे खान साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और बहुत अच्छी इन्होंने बात की कि जो लॉ एनफोर्समेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ एनफोर्समेंट होगी, फिर इसकी प्राइसेस बढ़ेंगी, उसका एक इफेक्ट आएगा। और तंबाकू नोशी, अब जिस तरह अभी प्राइसेस बढ़ी हैं रिसेंटली, तो 11% टोबैको के यूज में कमी आई है। और जमील, हमारे मुल्क की अगर हम बात करें, एक और भी अलमिया है जिस घर में सिगरेट पी जाती है, अक्सर तो वालिद साहब को देखा है, मैंने बहुत सारी फैमिलीज में देखा है, बच्चों को कह रहे होते हैं जाओ जरा सिगरेट का पैकेट खरीद कर लाओ। बड़ा अलमिया है और बच्चों को सिगरेट लेने के लिए भेज देते हैं। फिर बच्चों के सामने जब आप सिगरेट पी रहे हैं, आप पैसिव, बच्चे जो है वो पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं और आप अपने पूरे घर का माहौल बहुत बुरी तरह तबाह कर रहे हैं। हम बहुत कैजुअली पी रहे होते हैं। और जमील, अक्सर बच्चों को तो ये भी देखा गया कि जो बच्चे हुए सिगरेट होते हैं फिर बाद में वो ट्राई करते हैं, पीने की कोशिश करते हैं। तो ये वालिदैन पर मुझे लगता है जिम्मेदारी आयद होती है कि बच्चों के सामने, वैसे तो तंबाकू नोशी मुझे लगता है वैसे तो वो खुद भी छोड़ दें, क्विट करें, बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी ना पिएं। और बच्चों के सामने, और जो इस तरह की चीजें हम देख रहे हैं कि बच्चों से जाके सिगरेट मंगवा लिए, बच्चों के सामने सिगरेट पीना शुरू कर दिए। छोटे बच्चे क्योंकि बहुत काइनेटिक लर्नर्स होते हैं, बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं, तो बच्चों के सामने इस तरह की चीजें करने से गुरेज करें और क्विट स्मोकिंग। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान और अब बात करेंगे ज़बरदस्त मौसम की। हमारा सियासी मौसम अगर हम उसकी बात करें तो उसका दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है, लेकिन सियासी पारा हाई है जी, लेकिन मुल्क का जो मौसम है वो कदरे बेहतर हो चुका है। पिछले दिनों बहुत गर्मी पड़ रही थी, बहुत गर्मी, लेकिन पेशगोई की गई थी बारिशों की और कल रात भी लाहौर में बारिश हुई, जिसके बाद सुबह आज आते हुए जब मैं ऑफिस आ रही थी तो मौसम बहुत ज़्यादा प्लेजेंट था, अच्छा मौसम था। इनफैक्ट इस वक्त भी मौसम लाहौर का बहुत प्लेजेंट है। देखते हैं कि ये काले बादलों ने डेरा डाला हुआ है लाहौर में। तो लाहौर समेत मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल क्या है, ये जानने के लिए चलते हैं माहम जाहिद के पास। जनाब, तो मौसम के बदलते तेवर और दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव और मौसम कैसा रहेगा, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं शहर इक़्तिदार का, इस्लामाबाद का। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और मौजूदा दर्जा हरारत
21 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब अब्र आलूद है, बादल छाए हुए हैं, सूरज भी आंखें दिखा रहे हैं और बारिश भी मुतवक्के है। तो कराची का रुख कर लेते हैं, जहां 34 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहेगा और मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर मतलब जुज़वी अब्र आलूद है, सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है, लेकिन बारिश मुतवक्के नहीं है और कराची वाले बारिश का इंतजार करते हैं तो करते ही रहे। अब लाहौर का रुख कर लेते हैं। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। मौजूदा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड है और मतला अब्र आलूद है। लाहौर का मौसम रात से ही सुहाना हुआ है और यकीनन शहरियों के दिल का मौसम भी बहुत सुहाना हो चुका होगा। आज के लिए भी तैयारी पकड़ ले मौसम को एंजॉय करने की। पेशावर का रुख कर लेते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर दर्जा हरारत रहने का इम्कान है और मतला जो है वो अब्र आलूद है और मौजूदा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर भी मौसम कदरे बेहतर है, ठंडी हवाएं चलेंगी। रुख कर लेते हैं कोयटा का। कोयटा में 31 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा से ज्यादा और कम से कम जो दर्जा हरारत रहने का इम्कान है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। मौजूदा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर जो है सूरज आंखें दिखा रहा है, मतलब जुज़वी अब्र आलूद तो है लेकिन जो मौसम में जो शिद्दत है, गर्मी की शिद्दत है, उसमें इजाफा देखा जा रहा है। मुजफ्फराबाद का रुख कर लेते हैं। 22 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर मतला अब्र आलूद है। मौसम सुहाना हो चुका है, ठंडी हवाएं चलेंगी। मुल्तान का रुख कर लेते हैं। 33 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मौजूदा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर भी मतला जुज़वी अब्र आलूद बताया जा रहा है। और अब रुख कर लेते हैं सक्खर का। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब अब्र आलूद है लेकिन यहाँ पर भी सूरज जो है वो आंखें दिखा रहा है। और अब रुख कर लेते हैं स्कर्दू का। स्कर्दू में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मौजूदा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब अब्र आलूद है। शाम में ठंडी हवाएं चलेंगी, मौसम सुहाना है। रुख कर लेते हैं गिलगित का, जहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। मौजूदा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब अब्र आलूद है। यहाँ पर बारिश भी मुतवक्के है और मौसम काफ़ी ठंडा ठार बताया जा रहा है। तो आज के मौसम से जितनी भी अपडेट्स थी वो मैंने आपको दी और अब रुख करते हैं दोबारा से मेन स्टूडियोज़ की जानिब। ओवर टू यू जमील एंड हिना। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद। ये था मौसम का हाल के मुल्क भर का मौसम कैसा है। अच्छा, सिंध के कुछ इलाकों में तो ओले भी पड़े हैं, अच्छे खासे बड़े साइज के। हैदराबाद में अच्छे खासे कह रहे हैं आधे किलो के ओले हैं, लोगों के गाड़ियों के शीशे टूटे हैं और लोगों ने सोशल मीडिया पर पिक्चर्स भी लगाई हैं उसकी। ये जो रहमत है, दुआ ये करनी चाहिए कि लोगों के लिए जहमत ना बने, तो ये exactly. बहुत जरूरी है जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जनाब, आपसे लेंगे इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। बाय बाय।